हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्क जूरिस्ट ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट चंद्रकांत चौहान आपके साथ आज एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं जिसके बारे में शायद इससे पहले आपने नहीं भी सुना हो। वो बिंदु है आपका ब्लैक वारंट। क्या आपने कभी सुना है ब्लैक वारंट क्या होता है? आपने सुना होगा वारंट क्या होता है, अरेस्ट वारंट क्या होता है, सर्च वारंट क्या होता है, प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, तरह तरह के वारंट्स के आपने नाम सुने होंगे, लेकिन कभी आपने सुना है ब्लैक वारंट क्या होता है? चलिए, ब्लैक वारंट क्या होता है आपको बताते हैं। ब्लैक वारंट मतलब डेथ वारंट। डेथ वारंट को ही ब्लैक वारंट कहते हैं, लेकिन डेथ वारंट क्या होता है ये भी तो अपन को पता होना चाहिए। और उसको ब्लैक वारंट क्यों कहते हैं? जो ब्लैक वारंट है किसके द्वारा इशू किया जाता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, किसको इशू किया जाता है और क्यों इशू किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताऊंगा आईपीसी या किसी अदर लॉ के ऐसे सेक्शन या ऐसे प्रोविजन जिसमें डेथ सेंटेंस का प्रोविजन दे रखा है। जैसे आईपीसी की अपन चर्चा करें, इंडियन पीनल कोड में ऐसी कौन सी ऑफेंस हैं जिनके लिए डेथ सेंटेंस का प्रोविजन है, वो सेक्शन आपको पता ही होगा। सेक्शन 121 हुआ, 132 हुआ, 194 हुआ, 302, 303, 305, अत्याचार डकैती 396, कुछ रेप से संबंधित हैं 3-4 सेक्शन। कुल मिलाकर के 14-15 सेक्शन आईपीसी में ऐसे हैं जिनमें मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है कि उन ऑफेंस को कोई करेगा तो उसको मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। जरूरी नहीं मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। कुछ पॉक्सो एक्ट हुआ, स्पेशल अगर एक्ट बात करें स्पेशल लॉ की, तो जैसे पॉक्सो एक्ट हुआ, एनडीपीएस एक्ट हुआ, सती प्रिवेंशन एक्ट था, उसमें भी मृत्यु दंड का प्रावधान था। मृत्यु दंड जिस ऑफेंस में दिया जाना है उसका आपको पता है, ट्रायल तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा या स्पेशल कोर्ट। जैसे पॉक्सो कोर्ट हुआ, एनडीपीएस कोर्ट हुआ, वो भी इक्विवेलेंट होते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के। उनका ट्रायल वही कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अदर कोई कोर्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो आपको पता है, सीआरपीसी का शेड्यूल जो फर्स्ट है वो बोलता है अपन को। इसके आगे अपन को चर्चा करनी है किस चीज़ पे, कि जो डेथ सेंटेंस कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। मैंने अभी तो डेथ वारंट शब्द बताया ना आपको, जिसको ब्लैक वारंट बोलते हैं। उसको ब्लैक वारंट क्यों कहते हैं? डेथ सेंटेंस देते समय जैसे कोर्ट ऑफ सेशन ने डेथ सेंटेंस दिया, किसी अभियुक्त को दोषी करार दे दिया कि हाँ इसको मृत्युदंड से दोषित किया जाता है, तो जैसे ही उसने सबसे पहले तो उसको दोषी करार दिया जाएगा, उसके बाद में उसको दंड के बिंदु पर सुनेगा। दंड के बिंदु पर सुनना भी कंपलसरी होता है। डिफेंस लॉयर बोलेगा कि नहीं साहब, इसने ये जो ऑफेंस किया है वो इतना हीनियस नहीं है, इसलिए इसको मृत्युदंड न दे करके इसको एलआई में कन्वर्ट कर दिया जाए, या उस ऑफेंस के लिए 10 साल या 7 साल तक का प्रोविजन है तो कम से कम सजा के लिए उसको कोर्ट को कन्विंस करेगा। उसमें ही दूसरी पक्ष में पीपी महोदय बोलेंगे नहीं नहीं, ऑफेंस बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस है और हीनियस है और ये समाज के लिए इस प्रकार से, तो वो बोलेंगे इसको मृत्युदंड देना उचित है। कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि इसमें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, तो वो क्या दंडादेश पारित करेगा और दंडादेश में लिखेगा कि इसको मृत्युदंड दिया जाता है और जो भी है जुर्माना वगैरह इतना लगाया जाता है। तो इसके बाद मित्रों फिर क्या है, वो एक वारंट इशू करते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन है वो वारंट इशू करता है और उस वारंट पे लिखा रहता है क्या, ये अभी जो वारंट इशू किया जा रहा है वो डेथ वारंट नहीं है, ध्यान रखना इसका। वो ब्लैक वारंट डेथ वारंट क्या है, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। जैसे ही उसका दंडादेश सुनाया वो वारंट इशू करेंगे और उसको अभियुक्त को जेल में भेज दिया जाएगा जिनको कन्विक्ट किया है। और जैसे ही उसको जेल में भेजा उसके साथ साथ ही एक प्रोसीजर और फॉलो करना पड़ेगा। आपका चैप्टर 28 आपने पढ़ा होगा सीआरपीसी का, कि कन्फर्मेशन। जैसे ही मृत्युदंड कोर्ट ऑफ सेशन किसी को देता है उसके बाद में वो कंफर्म करना हाई कोर्ट से बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक उसका निष्पादन नहीं होगा, कन्फर्मेशन लेटर अगर वहाँ से नहीं आ जाता है, ऑर्डर नहीं आ जाता है, जब तक मृत्युदंड का निष्पादन नहीं किया जाएगा। तो आपका जो चैप्टर 28 है उसमें सेक्शन दे रखे हैं 366 से लेकर के 371, वो सभी सेक्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले ये है कि जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन कोई मृत्युदंड देता है किसी केस में, उस पूरे केस को सबमिट कर देगा हाईकोर्ट के सामने, और हाई कोर्ट के सामने जैसे ही केस आता है वो क्या करेगा, उसकी इंक्वायरी करा सकता है। उस केस में अगर किसी एविडेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो एक्स्ट्रा एविडेंस भी ले सकता है, और उस पर सुनने के बाद में उसको लगता है कि इसका कंफर्म करना ज़रूरी है तो कंफर्म ऑर्डर दे देगा।
और लगता है इसको कि नहीं नहीं ये मृत्युदंड जो दिया है कोर्ट ऑफ सेशन ने सही नहीं है, इसको LIV दी जा सकती है इन मामलों में, तो वो LIV दे सकता है या किसी अन्य दंड से दंडित किया जा सकता है उसको, और वापस से फाइल को कोर्ट ऑफ सेशन भेज सकता है। लेकिन उसको लगता है कि नहीं मृत्युदंड कंफर्म ही करना है उसको, तो वो कंफर्म ऑर्डर भी कोर्ट ऑफ सेशन को भेज सकता है। मित्रों आपको एक जानकारी और दूं, जैसे ही ये कोर्ट ऑफ सेशन उसको रेफर करता है, फाइल को सबमिट करता है हाईकोर्ट के सामने, तो उसको 2 जजेस सुनते हैं, 2 जजेस उसको सुनते हैं कंफर्म ऑर्डर देने के लिए। तो उन दोनों जजों की बातों में बोले तो ओपिनियन में डिफरेंट ओपिनियन आ गई। एक जज साहब कहते हैं कि इसको मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, और वहीं दूसरे जज साहब कहते हैं कि नहीं इसको LIV दी जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में किया जाता है 392 का प्रोसीजर फॉलो। अब 392 क्या कहता है? 392 CRPC का सेक्शन है 392, वो कहता है कि जब 2 जजेज की ओपिनियन है वो डिफरेंट आ रही है किसी बिंदु पे, तो उस फाइल को तीसरे जज साहब के पास भेजा जाएगा, और फिर तीसरे जज साहब उस पर अपनी जो ओपिनियन देंगे उस ओपिनियन को आधार बना करके उसी के अकॉर्डिंग क्या है कंफर्मेशन ऑर्डर है वो जारी किया जाएगा। आगे बात समझ में सॉरी। अब कंफर्मेशन ऑर्डर दे दिया हाई कोर्ट ने, उससे पहले अभियुक्त क्या करेगा? जो अपराधी है जिसको कन्विक्ट कर दिया जा चुका है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या फिर हाई कोर्ट ने भी कर दिया है, वो अपील भी तो करेगा। उसने हाई कोर्ट की क्या है सामने अपील की, तो वो अपील जब तक कंफर्म नहीं करेगा वो मृत्युदंड का, जब तक अपील का या तो समय नहीं निकल गया हो, और अपील या उसने नहीं की हो, अपील का समय नहीं निकला है और उसने अपील कर दी है और हाई कोर्ट के द्वारा अपील को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया है, तो उस पर क्या है अपील पे सुनवाई होगी, और अपील पे सुनवाई हो जाएगी कंप्लीट, उसका अंतिम निस्तारण आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेगा वो कंफर्मेशन ऑर्डर जारी करेगा मृत्युदंड के निष्पादन के लिए। लेकिन अभियुक्त यहाँ तक थोड़ी ना संतुष्ट है, हाई कोर्ट ने उसको सजा सुना दी, उसने भी मृत्युदंड दे दिया, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर आपको पता है, संविधान में जो आर्टिकल आपका जो 134 दे रखा है उसमें क्रिमिनल मामलों में अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्रिमिनल मामलों में वो 134 के तहत अपील में जा सकता है या SLP में भी जा सकता है। 136 का प्रोसीजर आपको पता होगा, लेकिन SLP में जाने से पहले उसको क्या अनुमति लेनी पड़ती है। तो जब तक अनुमति लेने के लिए उसके सुप्रीम कोर्ट के सामने अभियुक्त ने वो लगाई है एप्लीकेशन, उस समय तक क्या है वो कंफर्मेशन ऑर्डर जो हाई कोर्ट ने पास किया है उसको सस्पेंड रखेगा, नहीं भेजेगा उसको कोर्ट ऑफ सेशन को। फिर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील में बोल दिया कि इसको जो दंड दिया गया है मृत्युदंड वो सही दिया गया है, और उसने कंफर्म कर दिया, यथावत रखा उसको। फिर उसके बाद में वो क्या है क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाएगा, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। सॉरी। क्यूरेटिव पिटीशन पे भी सुनवाई करने के बाद में हाई कोर्ट अंतिम रूप से ये बोलता है कि इसको मृत्युदंड दिया जाना उचित है। तो उसके बाद में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पिटीशन ऑफ पार्डन। वो पार्डन के लिए जो प्रेसिडेंट महोदय होते हैं उनके पास में क्या है पार्डन के लिए पिटीशन लगाएगा, क्षमा याचना करेगा, क्षमा कर दो साहब, मेरे को मृत्युदंड नहीं दिया जाए, LI दे दो, कोई और दंड दे दो। तो प्रेसिडेंट महोदय अगर उनको लगता है तो कंफर्म भी कर सकते हैं, और उसको दंड को मृत्युदंड को जो आजीवन कारावास में भी तब्दील कर सकते हैं, वो लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद वहाँ से भी कंफर्म हो जाता है। तो फाइल जिस तरीके से वहाँ सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट महोदय के पास गई उसी प्रोसीजर से वापस आएगी हाई कोर्ट के पास में, और हाई कोर्ट उस पर कंफर्म ऑर्डर जो है वो पास कर देगा और उसको वापस कहाँ भेज देगा, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास में जैसे ही कंफर्मेशन ऑर्डर आ जाता है तो वो प्रोसीजर फॉलो करेगा 413, 414, 415 वाला जो भी सेक्शन का जो वहाँ पे प्रोसीजर फॉलो करना है उस सेक्शन को प्रोसीजर को फॉलो करेगा। उसमें क्या दे रखा है कि जैसे ही उसका फाइल उसके पास में आती है लौट के, कंफर्मेशन ऑर्डर उसके साथ में होता है, तो उस कंफर्मेशन ऑर्डर के आधार पे फिर वो क्या है एक वारंट इशू करता है। कौन करता है? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन क्या है वारंट इशू करेगा। अब ये जो वारंट इशू किया जा रहा है इसको बोलते हैं ब्लैक वारंट। ये जो वारंट इशू किया जा रहा है ना इसको बोलते हैं ब्लैक वारंट। क्यों ब्लैक वारंट बोलते हैं? कि इस वारंट के बाद उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, ये फांसी का एजुकेशन के लिए वारंट इशू किया जा रहा है। अब उसने जितने भी हाथ पैर मारने थे, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, राष्ट्रपति महोदय के पास गया, सभी जगह से उसको फांसी की सजा बरकरार रखने का आदेश मिला। तो उसके बाद में कोर्ट ऑफ सेशन क्या वारंट इशू करेगा, उसको कहते हैं डेथ वारंट।
और डेथ वारंट है वही ब्लैक वारंट के नाम से जाना जाता है। अब ब्लैक वारंट जो डेथ वारंट है वो उसका प्रोसीजर कहाँ दे रखा है तो आपको बताऊँ, सीआरपीसी आपने पढ़ी होगी। सीआरपीसी में 2 शेड्यूल दे रखे हैं। एक शेड्यूल तो जो है उसमें 6 कॉलम है, वो अपराध के बारे में बताते हैं, किसके द्वारा ट्रायल किया जाएगा, ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है या मतलब नॉन कॉग्निजेबल है, और ये ऑफेंस वेलेबल है या नॉन वेलेबल है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई। लेकिन दूसरी भी शेड्यूल है, उसको लोग बाग कम पढ़ते हैं। वो उसमें क्या दे रखे हैं, प्रारूप दे रखे हैं, फॉर्म्स दे रखे हैं, 56 टोटल उसमें फॉर्म्स दे रखे हैं। तो उसमें आप शेड्यूल में देखोगे तो फॉर्म नंबर 42 देखना। 42 जो फॉर्म नंबर है वो प्रारूप दे रखा है किसका, डेथ वारंट का, मतलब ब्लैक वारंट का। उस प्रारूप के आधार पर कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, ब्लैक वारंट डेथ वारंट जारी करता है, और जारी करने के बाद में उसको सुप्रीडेंट ऑफ जेल के पास भेज देता है, और सुप्रीडेंट ऑफ जेल है ना, उसके आधार पर उसको अपराधी को फांसी देता है। लेकिन उसमें सॉरी उसमें ब्लैक वारंट में क्या क्या लिखा जाता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक वारंट में सबसे पहले तो ऊपर लिखा रहता है कि वो किसके लिए इशू किया जा रहा है, तो उस पर लिखा रहता है कि इंचार्ज ऑफ जेल, सुप्रीडेंट ऑफ जेल, और यहाँ की जेल है उस जगह का नाम भी होता है, जिस जेल को भी, जैसे जयपुर की है, इलाहाबाद की है, धौलपुर की है, कहीं पर भी किसी भी कोर्ट ऑफ सेशन के जुडिक्शन में या कौन सी जेल है, उस जेल का जगह का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में जिस अभियुक्त को फांसी की सज़ा दी गई है उसका प्रकरण कौन से उसमें केस में दी गई है, वो केस, उस केस का पूरा टाइटल, उसकी संख्या, और एक ही केस में अगर मान के चलो एक से ज़्यादा अपराधी हैं, 2-3 हैं, तो उसमें ये भी लिखा जाएगा कैदी नंबर 1 या कैदी नंबर 2, जो भी उसका नंबर है वो उसका लिखा जाएगा। कहीं पता चले कि एक की जगह पर दूसरे को फांसी पर लटका दिया गया, तो ऐसा ना हो, इसलिए उसका पूरा क्या है विवरण दिया जाएगा। उसके बाद में कोर्ट ऑफ सेशन है ना, उसमें अपने साइन भी करेगा, उस पर सील भी लगाएगा। उसके बाद एक चीज़ मैं भूल गया आपको, एक चीज़ ये भी लिखता है क्या, जिस पर काफ़ी विवादित भी रही है, वो हैंग टिल डेथ। ये चीज़ आपने सुना होगा कि उसको फांसी पे जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में पता चलता है कि हाँ इसकी डेथ हो चुकी है, उसको नीचे उतार के उसके बाद में पूरा प्रोसीजर, उसको फिर उसका दाह संस्कार जो भी है सरकारी खर्चा पे होगा, अगर उसका कोई लेने वाला नहीं है, नहीं तो उसके जो भी लीगल एयर है उनको बॉडी को सुपुर्द कर दिया जाता है। ये जो प्रोसीजर है ना, ये फांसी की सज़ा को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये पूरा प्रोसीजर है। अब ब्लैक वारंट का नाम आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। ब्लैक वारंट मतलब डेथ वारंट। डेथ वारंट को ब्लैक वारंट कहते क्यों हैं, ये इसलिए कहते हैं कि ये वारंट जब इशू होता है तो अपराधी के पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है बचने का, क्योंकि वो जहां तक जा सकता था जा करके आ चुका है। हाई कोर्ट में भी अपील की, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाई, और राष्ट्रपति महोदय के पास में भी उसने क्षमा याचना के लिए याचिका लगाई, लेकिन सब जगह से उसको क्या मिला, मृत्युदंड। अंत में ये वारंट इशू होता है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है बचने का, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक वारंट। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्लैक वारंट क्या होता है और फांसी की सज़ा का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। धन्यवाद।